मिडिवल हिस्ट्री का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हमको जो टॉपिक करना है वो है मराठा। ठीक, मराठा कौन है? तो मावल देश, यानी कि उस समय वर्तमान महाराष्ट्र, उस समय का क्या मावल देश के रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? मराठा कहते हैं। ठीक, मराठाओं का उत्कर्ष शुरू होता है किसके बाद से? शिवाजी के बाद से। तो मराठों के संबंध में हमको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक तो क्या शिवाजी, ठीक, और दूसरा कौन जाएंगे? पेशवा। ठीक है, इन दोनों की हिस्ट्री में हमको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन आ जाएंगे? एक तो शिवाजी के बारे में, दूसरा किसके बारे में? पेशवा के बारे में। ठीक, तो पहले शिवाजी से स्टार्ट करेंगे। शिवाजी का एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं क्या शिवाजी का जन्म होता है 1627 में पूना के पास में एक जगह जिसका नाम है शिवनेर। ठीक, शिवनेर दुर्ग। ठीक है, शिवनेर दुर्ग के पास में शिवाजी का जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम है शाहजी भोसले। ठीक, पिताजी का नाम क्या? तो शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। इनके दादा कौन? कोंडदेव। और इनके नैतिक गुरु कौन जाएंगे? तो रामदास समर्थ। क्या क्या बताए हैं? पिताजी का नाम है शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। माता का नाम क्या? जीजाबाई, जीजाबाई। ठीक, और इनके दादा कौन? तो दादा जाएंगे कौन? कोंडदेव, कोंडदेव। ठीक है, इनके पिताजी शाहजी थे, इनकी दो पत्नियां थी। ठीक है, शिवाजी के जन्म के बाद में वो जीजाबाई को छोड़ करके अपनी दूसरी पत्नी के साथ चले जाते हैं। तो शिवाजी के पालन पोषण का जो भार आ जाता है वो किनके ऊपर आ जाता है? जो इनकी माता जीजाबाई और इनके दादा कौन? कोंडदेव। बाद में इनके नैतिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु कौन बनते हैं? तो रामदास समर्थ, रामदास समर्थ इनके नैतिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जिनका प्रभाव किसके ऊपर? शिवाजी के ऊपर दिखाई देता है। ठीक, शिवाजी अपना अभियान शुरू करते हैं कब से? तो 1643 से 1643 से 1643 में ये सबसे पहले कौन सा किला लूटेंगे? तो बीजापुर लूटेंगे। ठीक, कौन सा? तो बीजापुर का किला लूटेंगे। उस समय जो हमारे पास क्या था? बहमनी और विजयनगर, ये दो साम्राज्य पड़े थे पीछे वाले वीडियो में। ठीक, तो जो ये बीजापुर वाला जो इलाका होता है, ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सब जो बहमनी साम्राज्य है, 5 अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य में टूटता है। इन सभी का विलय किसमें जाता है? मुगल साम्राज्य में हो जाता है। तो शिवाजी के तक है ना, शिवाजी के टाइम तक में ये जो बीजापुर है किसका हिस्सा है? मुगल का हिस्सा होता है। उसमें मुगल रूलर कौन रहेंगे? तो औरंगजेब रहेंगे। ठीक है, औरंगजेब और शिवाजी का संघर्ष हमको देखने को मिलेगा। ठीक, 1643 से अपना अभियान शुरू करेंगे। सबसे पहले बीजापुर के बाद कौन सा? तोरण, और तोरण के बाद में रायगढ़। ठीक है, ये 3 फेमस नाम है। ऐसे करीब 26 या 36 किलो को वो लूटते हैं। ठीक है, इसी के बाद में जो चूंकि किले लेके वाले के सभी किलो को क्या करते थे? अपने अंडर में लेते जा रहे थे। तो यही लगभग 1660 के आसपास जो औरंगजेब होता है वो किसको अपॉइंट करता है? शाइस्ता खान को। किनको? शाइस्ता खान को अपॉइंट करता है। किसको हराने के लिए? शिवाजी को हराने के लिए। लेकिन शिवाजी चालाकी से क्या इनके किले में घुस जाते हैं और उनको डरा के भगा देते हैं। बाद में लगभग 1664 के आसपास, 1664 के आसपास किसको अपॉइंट करेंगे? फिर से जय सिंह को। ठीक है, ये जो जय सिंह होता है ये शिवाजी को हराने में या परास्त करने में कामयाब हो जाता है। और इसके साथ में शिवाजी की संधि होती है, ट्रीटी होती है 1665 में, जिसको कहा जाता है क्या? पुरंदर की संधि। ठीक, पुरंदर की, ठीक, पुरंदर की संधि होती है किसके किसके बीच में? तो शिवाजी के बीच में और जय सिंह के बीच में। इसमें हमको ना मेन मुख्य रूप से जो छोटे छोटे युद्ध हैं, छोटी छोटी संधियां होंगी, उन सभी को हमको याद रखते चलना है। ठीक, सबसे पहले क्या बताएंगे? 1627 में शिवाजी का जन्म होता है। ठीक, माता पिता गुरु जी का नाम बता दिए। उसके बाद 1643 में ये अपना अभियान शुरू करते हैं। इसे बीजापुर, तोरण और रायगढ़ का नाम प्रमुख है। ऐसे और बहुत से किलो क्या कर लेते हैं? ये जीत लेते हैं। उसके बाद में 1660 में औरंगजेब किसको अपॉइंट करता है? शाइस्ता खान को अपॉइंट करता है। किसको गिरफ्तार करने के लिए? तो शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए। बाकी असफल हो जाता है, जिसको शिवाजी भगा देते हैं। बाद में 1664 में जय सिंह के साथ में किसका युद्ध होता है? तो शिवाजी का युद्ध होता है। इन दोनों में क्या होता है? फिर 1665 में पुरंदर की संधि होती है। यहां तक का मामला क्लियर है। इसी 1665 में जय सिंह शिवाजी को ये प्रॉमिस करते हैं कि क्या करेंगे? उनको औरंगजेब के पास लेके चलने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग 1666 के आसपास औरंगजेब के पास पहुंच जाएंगे, शिवाजी जाएंगे। लेकिन वहां पर उनको उचित सम्मान नहीं मिलने की वजह से वो वहां से उठकर चले जाते हैं। बाद में लगभग 1674 के पास आसपास, 1674 के आसपास वो क्या कर लेते हैं? सूरत की लूट कर लेते हैं। सूरत को क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यही लगभग 1674 के पास में ये क्या करेंगे? ये अपना राज्याभिषेक करेंगे। राज्याभिषेक करने वाले कौन थे? तो काशी के एक पंडित रहते हैं। कौन? काशी के पंडित है कौन? गंगा भट्ट, गंगा भट्ट। ठीक, ये इनका क्या करेंगे? शिवाजी का राज्याभिषेक करेंगे। और ये कौन सी उपाधि धारण करेंगे? तो छत्रपति की। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करेंगे? छत्रपति की उपाधि धारण करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में लगभग 1680 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह शिवाजी के बारे में एक ब्रीफ में फिर से रिपीट करते चलते हैं। क्या शिवाजी का जन्म होगा 1627 में शिवनेर दुर्ग के पास में। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, दादा का नाम कोंडदेव और इनके आध्यात्मिक गुरु होंगे कौन? रामदास समर्थ। 1643 में अपना अभियान शुरू करेंगे। बीजापुर, तोरण, रायगढ़ को लूटेंगे।
ठीक, इनके इस अभियान के कारण ये क्या करते हैं, जो औरंगजेब है, उस समय के जो मुगल रूलर थे दिल्ली के, कौन थे, औरंगजेब थे। औरंगजेब शाइस्ता खान को नियुक्त करते हैं इनकी गिरफ्तार करने के लिए, इनको परास्त करने के लिए, लेकिन शाइस्ता खान असफल हो जाता है। बाद में 1664 में जय सिंह के साथ में शिवाजी का युद्ध होता है, इसमें इन दोनों के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, फिर बाद में ये औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, इनको उचित सम्मान नहीं मिलता है, वहां से उठकर चले जाते हैं वापिस। ठीक, मतलब तो कैसा ऐसा कहा जाता है कि कारागार वगैरह में बंद किया जाता है, लेकिन वहां की चतुराई या चालाकी से वहां से निकल जाते हैं। बाद में 1674 में सूरत की लूट करते हैं। फिर लगभग 1674 में सूरत की लूट करने के बाद में काशी की गंगा भट्ट इनका राज्याभिषेक करते हैं, और इनको कौन सी उपाधि देते हैं, तो छत्रपति की उपाधि ये धारण करते हैं। बाद में लगभग 1680 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात में क्या होता है, इनके जो मराठों का उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू होता है। शिवाजी के 2 पुत्र थे। ठीक, शिवाजी के कितने पुत्र होंगे, तो 2 पुत्र होंगे। एक जिनका नाम था क्या, संभाजी, एक का नाम हो जाएगा संभाजी, और दूसरे का नाम है क्या, राजा राम। ठीक, तो ये शिवाजी के 2 पुत्र कौन, संभाजी और राजा राम के बीच संघर्ष शुरू होता है। इन दोनों में कौन जीत जाता है, तो संभाजी जीत जाते हैं। संभाजी का इनके साथ संघर्ष जो सहयोग करते हैं वो कौन का नाम क्या, कवि कलश। कवि कलश ये इनके क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं। ठीक, तो संभाजी और कवि कलश दोनों एक साथ किसके अगेंस्ट में, राजा राम के अगेंस्ट में इनका युद्ध होता है। ठीक, जीतते कौन है, संभाजी रहते हैं। तो मराठा कहना चाहिए उत्तराधिकार किनको मिलता है, संभाजी को मिलता है। बाद में संभाजी और औरंगजेब के बीच फिर एक वॉर होगा, कौन सा, संगमेश्वर का युद्ध। ठीक, संगमेश्वर के युद्ध में इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, किनकी, संभाजी की और कवि कलश। इसको ऐसा बनाते चले क्या, देखो सबसे पहले कौन आएंगे, तो शिवाजी। शिवाजी के 2 पुत्र होंगे, कौन कौन, एक का नाम हो गया संभाजी, संभाजी, और दूसरे वाले का नाम क्या, राजा राम। ठीक है, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। संभाजी के साथ में कौन होता है, कवि कलश, कवि कलश। ठीक है, ये किसका सहयोग करते हैं, संभाजी का सहयोग करते हैं। बाद में लगभग 1689 में कौन सा युद्ध होता है, तो संगमेश्वर का युद्ध होता है। संगमेश्वर का युद्ध होता है जिसमें इन दोनों को क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इनकी हत्या करने के बाद में संभाजी के जो पुत्र रहते हैं, कौन, शाहू। संभाजी के पुत्र कौन जाएंगे, शाहू हो जाएंगे। इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लेता है कौन, तो औरंगजेब। इसको क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर ले। ठीक, शाहू को गिरफ्तार कर लिया, यानी कारावास में डाल देते हैं। बाद में इस शाहू का प्रतिनिधि बताता है, ठीक है, स्वयं को शाहू का प्रतिनिधि बताकर कौन शासन चलाएगा, तो राजा राम चलाएगा। ठीक, बाद में आगे चल के राजा राम की भी क्या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेचुरल डेथ होता है इनका, कहां पर, सिंहगढ़ किले में। ठीक, राजा राम के बाद में इनका जो पुत्र आएगा वो कौन आएगा, तो शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, जो कि काफी कम एज के होते हैं। इनके साथ में इनकी जो माता थी, कौन, ताराबाई। तो ताराबाई की, ये दोनों संयुक्त रूप से क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। लगभग 1700 के आसपास आते आते, ठीक है, 1704 या 1706 के आसपास में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में औरंगजेब का बेटा कौन, मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम क्या करता है, शाहू को क्या करता है, मुक्त कर देता है। बात समझ में आ रही है। शिवाजी आएंगे, शिवाजी के बाद में उनके 2 पुत्र होंगे, संभाजी और राजा राम। दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होगा। संघर्ष में कौन जीतेंगे, तो संभाजी जीतेंगे। संभाजी का सहयोग करने वाले कौन थे, तो कवि कलश थे। बाद में 1689 में, ठीक, 1689 में संगमेश्वर का युद्ध होता है, जिसमें कवि कलश की और संभाजी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और संभाजी का जो बेटा हो कौन, शाहू। शाहू क्या कर लेते हैं, औरंगजेब अपने साथ में गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जो राजा राम होता है वो शाहू का अपने आप को प्रतिनिधि बता करके क्या करता है, वहां पर शासन चलाता है। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद में राजा राम का बेटा कौन, शिवाजी द्वितीय, और उनकी पत्नी ताराबाई दोनों एक साथ मिलकर कहां से, रायगढ़ से। याद रखना कि शिवाजी की जो राजधानी थी वो क्या थी, रायगढ़ थी। रायगढ़ इनकी क्या हो जाएगी, राजधानी रहेगी, वहीं से लोग क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। बाद में लगभग 1700 के आसपास में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब के बाद में उसका बेटा कौन, मुअज्जम। ये क्या करता है, शाहू को मुक्त कर देता है। जब शाहू मुक्त होकर वापस आता है तो वहां पर कौन शासन चला रहा होता है, शिवाजी द्वितीय और ताराबाई शासन चला रहे होते हैं। तो इन दोनों को बीच फिर से संघर्ष दिखाई देगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध होगा, इसको से डायग्राम बना के चलते हैं ना। ठीक है, इनके बीच कौन सा युद्ध होगा, तो लगभग खेड़ा का युद्ध। क्या नाम है, खेड़ा का युद्ध। वो होता है कब, तो 1707 में। ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध होगा, खेड़ा का युद्ध होगा। किसके बीच में, शाहू और शिवाजी द्वितीय ताराबाई के बीच में। इसमें शाहू की मदद करने वाले कौन रहते हैं, ठीक, तो इसमें शाहू जी की मदद कौन करते हैं, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ठीक, बालाजी विश्वनाथ मदद करेंगे, शाहू विजयी हो जाएगा। तो फिर शाहू कहां से शासन चलाएगा, ये चलाएगा, देखो। हाँ, राजा राम के बारे में छोटा सा चीज मिस हो गया। राजा राम क्या, थोड़ा सा कमजोर टाइप का शासक था। सबसे पहले इनकी प्रारंभिक राजधानी रहती है रायगढ़। ठीक, जब मुगल का अटैक होता है दोबारा से, तो ये अपनी राजधानी को कहां शिफ्ट कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, रायगढ़। रायगढ़ से ये कहां भाग कर जाएंगे, जिंजी। कहां भाग कर जाएंगे, जिंजी, और जिंजी के बाद आखिर में क्या बन जाएंगे, सतारा। ठीक है, तो 3 बार इनकी राजधानी बदलती है, किसके समय में,
राजा राम के समय में। तो ये अभी कहां से शासन चला रहा है? सतारा से। ठीक, इसके समय तक वर्तमान राजधानी क्या हो जाएगी? तो सतारा हो जाएगी। ठीक है, अब साहू और शिवाजी द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, खेला था। सहयोग करने वाले कौन? बालाजी विश्वनाथ। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? साहू के बीच में। इन दोनों के बीच समझौता होता है, किसके बीच में? शिवाजी और साहू के बीच में। तो साहू का जो प्रशासन होता है वो कहां से होता है? सतारा से। और शिवाजी द्वितीय का जो प्रशासन होगा वो कहां से हो जाएगा? तो कोल्हापुर से। ये समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करूं। शिवाजी के दो पुत्र संभाजी और राजा राम। संभाजी का सहयोग करेंगे कवि कलश, दोनों के बीच में विवाद होगा, जीतेगा कौन? संभाजी। बाद में संगमेश्वर का युद्ध होता है 1689 में मुगल्स के साथ में, जिसमें कवि कलश और संभाजी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इसका जो बेटा होता है संभाजी कौन? साहू। तो साहू को ये गिरफ्तार कर लेता है अपने साथ में। इसका जो भाई राजा राम था वो अपने आप को साहू का प्रतिनिधि बता करके शासन चलाता है। कहां से? तो रायगढ़ से। लेकिन मुगल आक्रमण से डरते हुए सबसे पहले रायगढ़ से कहा जाता है जिंजी अपनी राजधानी बनाता है, फिर जिंजी से कहा चला जाता है सतारा। तो उसके बाद मराठों की राजधानी क्या बन जाती है? सतारा बन जाती है, जहां पर सिंहगढ़ किले में क्या जाती है? राजा राम की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के पश्चात में इसका बेटा कौन? राजा राम का बेटा शिवाजी द्वितीय और ताराबाई, ये दोनों संयुक्त रूप से सतारा से क्या करते थे? प्रशासन करते रहते हैं। बाद में लगभग 1700 के आसपास में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा होता है कौन? मुअज्जम, वो शाहू को मुक्त कर देता है। शाहू को मुक्त करने के बाद में शिवाजी द्वितीय और शाहू के बीच में खेड़ा का युद्ध होता है। इस खेड़ा के युद्ध में शाहू का सहयोग करने वाले कौन है? बालाजी विश्वनाथ है। ठीक, इन युद्ध का परिणाम ये होता है कि शिवाजी कहां से प्रशासन चलाएंगे? कोल्हापुर से। और शाहू कहां से प्रशासन चलाएंगे? अपना सतारा से प्रारंभ क्या करेंगे? अपना शासन प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर जो बालाजी विश्वनाथ है, ठीक है, इनको शाहू कौन सा पद देते हैं? तो इन्हीं को दिया जाता है क्या? पेशवा। इन्हीं को कौन सा पद दिया जाता है? पेशवा। सबसे पहले पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। पेशवा क्या था? तो शिवाजी द्वारा बनाए गए अष्ट प्रधान में से जो सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता था वो कहा जाता था पेशवा। ठीक, तो अष्ट प्रधान कौन बनाएंगे? शिवाजी बनाएंगे। ठीक, अष्ट प्रधान का गठन कौन करेंगे? शिवाजी। ये क्या बनाएंगे? अष्ट प्रधान। ठीक, इस अष्ट प्रधान को जो संभाजी रहता है वो क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। अष्ट प्रधान को संभाजी के टाइम में क्या करता है? समाप्त करता है। बाद में फिर से अष्ट प्रधान कौन चालू करता है? तो शाहू चालू करता है। तो ये था जो किसके बारे में? शिवाजी और उसके वंशज के बारे में। अब यहां से बालाजी विश्वनाथ के बाद से क्या स्टार्ट होता है? तो पेशवाओं का उत्कर्ष स्टार्ट होता है। ठीक, सबसे पहले पेशवा कौन होंगे? तो बालाजी विश्वनाथ होंगे। अब इसके बाद का जो स्टोरी पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है? तो पेशवा की स्टोरी पढ़ना। मतलब शिवाजी और जो उनके वंशज थे उनकी कहानी कहां तक चलती है? केवल शाहू तक चलती है। शाहू के बाद में किनका पढ़ना है? पेशवा को। ठीक है, सबसे पहले पेशवा कौन करें बनेंगे? तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, सबसे पहले पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद इसे क्या पढ़ लेंगे? पेशवा। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला कौन आएगा? तो यहां पर आए कौन? बाजीराव। बाजीराव प्रथम। ठीक, बाजीराव मस्तानी वाले। ठीक है, बाजीराव के बाद कौन आएंगे? तो इसके बाद कौन लिखेगा आपको? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। ठीक है, यहां तक अभी तक कौन चल रहा है? तो शाहू मराठा किंग के रूलर के फॉर्म पर है। ये सभी क्या है? एक तो इनको पेशवा पद दिया जाएगा। ये बाजीराव प्रथम के बारे में एक चीज जो दिखाता है कि जो जड़ पौधा होता है, पौधे की जड़ पर अटैक करते हैं, है ना? तो ये मतलब कहना चाहिए क्या? हिंदू पद पादशाही कहा जाता है। उसके सिद्धांत पर चलते हैं कौन? बाजीराव। ठीक है, और बहुत सारा विजय दिलाते हैं। बाद में बाजीराव के बाद में कौन बनेगा? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये पेशवा बनेंगे। अब ये बालाजी बाजीराव के साथ में क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक, इसके साथ में तो आदिल शाह अब्दाली। आदिल शाह अब्दाली। ठीक, उसमें बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। पेशवा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सबसे पहले पेशवा कौन बनेंगे? बालाजी विश्वनाथ बनेंगे। शाहू उनको अपॉइंट करते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम बनते हैं पेशवा। बाजीराव प्रथम के बाद में क्या? बालाजी बाजीराव पेशवा बनेंगे। इनके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा जिसमें मराठा सरदारों की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद में कौन आएंगे पेशवा बनकर? तो ये आएंगे कौन? माधव राव। माधव राव। ठीक है, माधव राव पेशवा बनकर आएंगे। ये हालांकि ये क्या कहते हैं? बहुत कम उम्र के रहते हैं। तो इनके साथ में जो शासन करने वाला होता है कौन? राघव राव। माधव राव के साथ में कौन संयुक्त रूप से शासन चलाएंगे? राघव राव क्या चलेंगे? समांतर रूप से इनके साथ में हेल्प आउट करेंगे प्रशासन चलाने के लिए। यहाँ पर ये जो राघव राव है ये पेशवा बनना चाहेगा, लेकिन इसके जगह पर किसको बना दिया जाएगा? माधव राव को बना दिया जाएगा। ठीक, फिर माधव राव की अकाल मृत्यु हो जाती है। माधव राव के बाद में कौन बनते हैं? नारायण राव। नारायण राव पेशवा बनते हैं। यहाँ पर फिर राघव राव के किसी तरह नहीं तो उनको पेशवा बनाया जाए, लेकिन राघव राव को पेशवा न बनाकर किसको बना दिया जाता है? नारायण राव को बना दिया जाता है। फिर ये जो राघव राव है किसकी हत्या कर देगा?
नारायण राव। समझ में आ रहा है? पेशवा बनने के लालच में तो नारायण राव के बाद में फिर कौन बन जाएगा? माधव नारायण। ये पेशवा बन गया। देखो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम बहुत आसान है। क्या पहले बाजीराव, ठीक है, बालाजी, सॉरी बालाजी विश्वनाथ, बालाजी के बाद बाजीराव, तो तीसरा नंबर कौन सा? बालाजी बाजीराव। पहला बालाजी, दूसरा बाजीराव, तो तीसरा कौन सा? बालाजी बाजीराव। उसके बाद माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण राव। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब ये जो राघव राव है किसको बना दिया जाएगा? फिर से माधव नारायण को पेशवा बना दिया गया है। अब ये जो राघव राव है ये क्या करेगा? पेशवा बनने के लालच में ये चला जाएगा किनके पास में? ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक, ब्रिटिश के साथ मिल जाएगा। उसमें ब्रिटिशर्स आ चुके होते हैं, उनका विस्तार हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब ये जो राघव राव जो कि मराठों के साथ में पेशवा बनने के लिए बड़ा पद पाने की जो गद्दारी करता है वो किसके साथ जाकर मिल जाएगा? ब्रिटिशर के साथ मिल जाएगा। अब इसके बाद की जो कहानी है वो कौन सा आगे दिखेगा हमको? एंग्लो मराठा वॉर में। एंग्लो मराठा वॉर में, जो कि हमको किसे पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट पढ़ना है। तो फिलहाल हमको यहीं तक देख के चलना है। कहां तक? राघव राव ब्रिटिशर से हेल्प लेगा, ठीक है, ब्रिटिशर से क्या लेगा? हेल्प लेगा। फिर बाद में ये क्या कारण बनता है? मराठों के पतन का कारण बनता है। मराठों के पतन का एक कारण और ये भी रहता है कि ये आपस में सभी क्या देख रहे हैं? लड़ते रहते हैं। यहां तक समझ में आया? राघव राव क्या कर देता है? नारायण राव की हत्या कर देता है पेशवा बनने के लालच में। लेकिन फिर से राघव राव को ना बनाकर भी किसको बना दिया जाता है? नारायण राव के पुत्र को माधव नारायण क्या बना दिया जाता है? पेशवा बना दिया जाता है। तो उसके बाद में ये जो राघव राव है ये क्या करेगा? ब्रिटिशर से मदद लेगा पेशवा बनने के लिए। फिर इसके बाद की जो कहानी होती है वो कहां पर देखी जाती है? एंग्लो मराठा वॉर, मराठा वॉर, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है ना? तो ये फिर इसके बाद का जो हिस्सा हो जाएगा वो किस हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा हो जाएगा। तो जब हम वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे जो एंग्लो मराठा वॉर है, ठीक है, बक्सर पलासी के साथ में। अब ये हो गया कहां तक? ये पूरा मराठा का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष और चरम यहाँ पर दिखाई देगा। मराठों के पतन का कारण क्या बनेगा? तो मराठों के पतन का कारण हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या? शिवाजी के भी जो वंशज है वो भी आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, और उसका जो पेशवा आते हैं, पेशवा भी क्या करते हैं? आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो क्या बताएंगे कि मराठा का पतन का कारण क्या होगा? तो जो मराठा सरदार थे आपस में वो आपस में क्या करते थे? उत्तराधिकार के लिए या सत्ता के लिए आपस में क्या करते थे? लड़ते रहते थे। ठीक है, जिस कारण जिसका सबसे प्रमुख कारण बना क्या? इनके पतन का। ठीक है, जो क्या बना? इनके पतन का सबसे प्रमुख कारण बना, ये हम लोग बताते चलेंगे। बात खत्म। अब यहाँ पर दो चीजें हमको देखनी है क्या मराठों से संबंधित। एक तो इनका अष्ट प्रधान और उनका दूसरा इनकी राजस्व प्रणाली, रिवेन्यू सिस्टम क्या क्या फॉलो करते थे। तो सबसे पहले क्या जाएगा? अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान, ठीक, अष्ट प्रधान पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों का समूह होता था जो शिवाजी के समय उनके प्रशासन में क्या करता था? सहायता करता था। इसमें जो सबसे प्रमुख पद होता था वो किसका होता था? पेशवा का होता था। पेशवा कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। उसके बाद दूसरे लेवल पर कौन? अमात्य। ठीक, पेशवा के बाद कौन आएगा? तो अमात्य। अमात्य इनका राजस्व या फिर क्या मंत्री होता था? वित्त मंत्री होता था। ठीक है, तीसरे नंबर पर वाक्य नवीस, या इसको क्या और क्या कहते हैं? चिटनीस। ठीक है, चिटनीस कौन होगा? तो ये पत्राचार व्यवहार करने वाला। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पर दबीर। दबीर जैसे और कहते हैं सुमंत। ठीक है, दबीर या सुमंत कौन? ये विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। उसके बाद पांचवा नंबर पर पंडित राव। पंडित राव कौन होगा? तो सबसे बड़ा पुरोहित होता है ये। ठीक, छठवें नंबर पर न्यायाधीश। न्यायाधीश ये सबसे बड़ा न्यायाधिकारी होगा। उसके बाद सातवां नंबर पर नौबत। नौबत कौन? तो ये सेनापति। ठीक, सारे सेना संबंधित काम कौन लेता था? यही देखता था। उसके बाद कौन आ जाएगा? क्या क्या हो गया? पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, एक होगा सुरनवीस। ठीक है, सुरनवीस कौन होता था? कौन होगा? तो ये पत्र व्यवहार करने वाला, पत्र व्यवहार करने वाला। और यहाँ पर ये दबीर है, सॉरी, ये जो वाक्य चिट्ठी होता था ये उसकी क्या? शिवाजी के दैनिक कार्यों का हिसाब रखता था। दैनिक कार्य का हिसाब रखता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शिवाजी का अष्ट प्रधान। ठीक है, क्या क्या हुआ? पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य कौन था? राजस्व या वित्त मंत्री होता था। वाक्यनवीस या चिटनीस कौन था? जो दैनिक कार्य का हिसाब रखता था। दबीर या सुमंत कौन? विदेश मंत्री। पंडित राव सबसे बड़ा पुरोहित। न्यायाधीश न्याय का काम करने वाला। नौबत सेनापति। ठीक है, सुरनवीस क्या? पत्र व्यवहार करने वाला था। ठीक, इनके राजस्व प्रणाली में 3 तरह का इनका टैक्स दिखाई देगा। ठीक, 3 तरह का टैक्स कौन कौन सा? एक होता था कौन सा? चौथ। चौथ। उसके बाद कौन? स्वदेश मुखी। उसके बाद तीसरा नंबर क्या होता था? मोकासा।
ठीक है, 3 तरह के टैक्स थे। चौथ जो होता था ये होता था 1/4 पार्ट, ठीक है, जितना भी जमीन से रेवेन्यू जनरेट होता था वो कौन सा 1/4 पार्ट था। सरदेशमुखी में 1/10वां हिस्सा राजस्व लिया जाता था। ये जो 1/10 हिस्सा उस जगह से लिया जाता था जो मतलब मराठों के अंडर कंट्रोल में था, ठीक। ये चौथ कहां से लिया जाता था, तो ये मुगल भूमि से। कौन सी जमीन से, तो जो जमीन मुगल के कंट्रोल में थी उसके हिस्से का था क्या, चौथ 1/4 पार्ट वाला। और सरदेशमुखी ये कहां से था, तो मराठा भूमि से, ठीक। मतलब विदेशी आक्रमण वगैरह से रक्षा करने के लिए उनसे कौन सा टैक्स लिया था, सरदेशमुखी लिया था। बाकी मुकासा एक टाइप का सिंपल टैक्स है, ये इसको क्या करेंगे। मुकासा क्या था, मुकासा को जागीर कहा जाता था, क्या जागीर, जो प्रमुख मराठा सरदारों को क्या दिया जाता है ना, ये किसको दिया था, मराठा सरदारों को, ठीक। मुकासा क्या होगा, जागीर होगी, जो किसको दिया जाता था, मराठा सरदार को दिया जाता था, ठीक। तो ये होगा किसके बारे में, मराठा के बारे में। अब आगे जो हिस्सा होगा कौन सा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा होगा। इसमें भक्ति आंदोलन वाला हिस्सा छूटा हुआ है, तो उसको बीच में हम लोग कभी करते चलेंगे, ठीक है ना।